हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, NCERT सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और NCERT सीरीज़ में मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 मैं हिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूँ और चैप्टर फर्स्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया है NCERT हिस्ट्री का। और आज के वीडियो में चैप्टर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी आपके NCERT बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके NCERT बुक से ही लिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके BPSC TRE हो या भी स्टेट या अभी आपका GTET होने वाला है, इन सभी के लिए NCERT सीरीज़ जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी को ध्यान में रख के मैंने वीडियो को बनाया है। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1945 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1948 में और ऑप्शन 4 है 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1945 में इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सेना ब्लैंक में वियतनाम में उतरी। इसके ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन सेकेंड है 1880 में, ऑप्शन थर्ड है 1958 में और ऑप्शन 4 है 1860 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि फ्रांसीसी सेना जो है वो 1958 में वियतनाम में उतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? नीचे देशों के नाम दे रखे हैं और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है वियतनाम, सेकेंड है म्यांमार, ऑप्शन थर्ड है लाओस और ऑप्शन 4 है कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि म्यांमार जो है वो इंडो चाइना देश में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट में है चीन, सेकेंड है जापान, थर्ड है रूस और फोर्थ आपका ऑप्शन है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वियतनाम पर चीन का जो है वो देश का गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशियों को क्यों स्थापित किया गया? ऑप्शन है स्थानीय लोगों की भलाई के लिए, सेकेंड में दे रखा है स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए और ऑप्शन थर्ड है कि साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। तो उपनिवेशियों को स्थापित किया गया था साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से आपके चैप्टर का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इंडो चाइना से ही यहाँ पे क्वेश्चन है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की? टोकिन फ्री जो कि एक स्कूल है की स्थापना कब की? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि टोकिन फ्री जो स्कूल था उसकी स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है 1907 में, सेकेंड में है 1927 में, ऑप्शन थर्ड है 1920 में और ऑप्शन 4 है 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि टोकिन फ्री जो स्कूल था उसकी स्थापना 1917 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हुआ जो है वो एक आंदोलन है, पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में फान बोई चाउ, ऑप्शन सेकेंड है फान चाउ टिन्व और ऑप्शन थर्ड है गुइन आहन और ऑप्शन 4 है हुइन फोसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हुइन फोसो जो है वो हाओ आंदोलन के संस्थापक है। हुआ आंदोलन के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातना शिविर किन्हें कहा जाता था? यातना शिविर किन्हें कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, सेना के ठहरने का शिविर को यातना शिविर कहा जाता था, या पुलिस को शिक्षित करने का केंद्र जो था उसे यातना शिविर कहते थे, या थर्ड में दे रखा है कि स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर, स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि यातना शिविर जो था वो स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन यात सेन कौन था?
सन यात सेन कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि वह वियतनाम का महान नेता था। ऑप्शन सेकंड है वह चीन का महान नेता था। ऑप्शन थर्ड है कि वह जापान का महान नेता था। ऑप्शन फोर है वह रूस का महान नेता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि वह चीन का महान नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था। महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन सेकंड है कि चावल और रबड़ की कीमतें गिरी थी। ऑप्शन थर्ड है बेरोजगारी में वृद्धि हुई। और ऑप्शन फोर है ग्रामीण विद्रोहों का बोलबाला था। महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया था। ये जो है ये प्रभाव नहीं पड़ा था महामंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। फर्स्ट में दे रखा है कि हो ची मिन्ह वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष थे। सेकंड दे रखा है ऑप्शन, उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। थर्ड में है कि विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली। और ऑप्शन फोर दे रखा है कि उन्होंने दक्षिण मुक्ति मोर्चा की मदद की। तो हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हो जाएगा, ये सही नहीं है, यानी कि विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिण वियतनाम में सत्ता संभाली, ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल गलत है। और हो ची मिन्ह का संबंध बाकी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन से संबंधित है, परंतु थर्ड जो ऑप्शन है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम की ट्रंग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। वियतनाम की ट्रंग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में कि ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरोध लड़ी। सेकेंड ऑप्शन है कि वे चीनी सत्ता के विरोध लड़ी। थर्ड ऑप्शन है कि फाई बोई चाउ ने ढंग बहनों के जीवन पर नाटक लिखी। और ऑप्शन फोर है उन्होंने शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय मृत्यु को चुना। तो वियतनाम की ट्रंग बहनों के विषय में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ट्रंग बहनें जो थी वो फ्रांसीसी सत्ता के विरोध नहीं लड़ी थी। नेक्स्ट जो है वो आपके बुक में इन 1 अंक वाले प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ नीचे में आंसर भी दिया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित हैं। तो इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 जो देश हैं वो सम्मिलित है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनागत परियोजना क्या होती है। संरचनात्मक परियोजना क्या होती है। तो ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है उसे संरचनागत परियोजनाएं कहा जाता है। ऐसी विशाल परियोजना जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार हो, यानी कि रूपरेखा तैयार हो, उसको हम संरचनात्मक परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वियतनाम पर जो प्रभाव पड़ा उसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक एक करके हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है कि रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे। सेकंड है किसानों पर कंजा बढ़ने लगा। और थर्ड है बेरोजगारी में तेज़ी से वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों। वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों कहा जाता था। तो नहो अल और हा तिन्ह प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा कहा जाता था। नहो अल और हा तिन्ह प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। तो साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेशों को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि सन यान सेन कौन था। तो सन यात सेन जो था वो चीन के महान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस जो था वो चीनी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी। तो इस जो महामारी फैली थी वो था ब्यूबोनिक प्लेग।
ब्यूबोनिक प्लेग जो था वो 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में महामारी जो था वो फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से तात्पर्य है कि ऐसा अनुबंध जिससे एक तरफा मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। शर्तों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते, उन्हें सजा देते और जेलों में डाल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था। तो इस टोकन फ्री स्कूल खोलने का जो उद्देश्य था वो था, फर्स्ट में दे रखा है, फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। और सेकंड है विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे टोकन फ्री स्कूल में। थर्ड ऑप्शन है कक्षाएं शाम को लगती थी, इनके लिए फीस अलग देनी होती थी। और फोर्थ है कि बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। टोकन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य था कि फ्रांसीसी वियतनाम को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। और विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा और साहित्य इसमें शामिल था टोकन फ्री स्कूल में। कक्षाएं जो है वो शाम को लगती थी, लेकिन इनके लिए फीस अलग देनी पड़ती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि 1930 में आई महामंदी के वियतनाम पर पड़े प्रभाव का वर्णन करें। तो 1930 में जो महामंदी आई थी वियतनाम में, उसके प्रभाव के बारे में आपको बताना है। तो इसके पॉइंट दे रखे हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था। रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे, कर्जा बढ़ने लगा था, चारों तरफ बेरोजगारी थी, फ्रांसीसियों ने बगावत को सख्ती से कुचल डाला था और जुलूसों पर हवाई हमलों से भी बमबारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने NCERT क्लास 10th चैप्टर 2 को मैंने कंप्लीट कराया। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, उन सारे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके आप अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें और क्या चाहते हैं, कौन सी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। ये सारे आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट में। और थैंक यू।